जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में होमवर्क सीरीज का जो टेस्ट हुआ था, पाँचवा टेस्ट, उसका जो है ना पाँचवा टेस्ट कंप्लीट करेंगे। इसका पूरा सलूशन देखने वाले, टोटल 75 क्वेश्चन का, और इसका पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। और इसके पहले जो है ना सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 करवा चुके हैं, और सेट नंबर 3 या सेट नंबर 4 बच गया है। उसका भी जो है ना आज आपका जो है दोनों सेट का वीडियो जो है ना अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सेट नंबर 5 जो है ना कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर, और इसका पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और होमवर्क सीरीज के लिए भी। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2024 में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए क्या होगा। तो कह रहा है कि नवंबर 2024 को COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो बाकू के अजरबैजान में किया गया। कहाँ किया गया? बाकू अजरबैजान में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि COP28 का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया, यूएई में किया गया है। कहाँ किया गया? यूएई में किया गया है। नेक्स्ट है COP30 का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है, तो ब्राज़ील में। कहाँ होगा? ब्राज़ील में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में जो है ना प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया है, तो क्या होगा? कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। क्या है? एशिया महाद्वीप। तो कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया है, तो क्या होगा? एशिया महादेश। ठीक है, एशिया महादेश। नेक्स्ट है कह रहा है कि वर्ष यहाँ पे 2040 होगा। ठीक है, वर्ष 2040 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन कितने मीट्रिक टन जो है ना पहुँचने का अनुमान है, क्या होगा? 700 मीट्रिक टन। तो कह रहा है कि वर्ष 2040 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन कितने मीट्रिक टन पहुँचने का अनुमान है, तो 700 मीट्रिक टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में किस संस्था द्वारा जो है ना जारी किया जाता है, क्या होगा? नीति आयोग। कौन जारी करता है? नीति आयोग। तो कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य भारत में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है SDG में कुल कितने लक्ष्य को जो है ना शामिल किए गए हैं, तो 17। टोटल कितना होगा? 17। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति में भारत का जो है ना शीर्ष राज्य कौन सा है, तो क्या होगा? केरल। कौन सा है? केरल। तो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है, तो केरल है। नेक्स्ट है सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान जो है ना चलाया गया है, तो कौन सा अभियान है? ऑपरेशन दोस्त है। तो कह रहा है सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा जो है ना कौन सा अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। नेक्स्ट है कह रहा ऑपरेशन अमानत का जो संबंध है ना किससे है, तो RPF से है। किससे? RPF से। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए चलाया गया था? यूक्रेन के लिए चलाया था। ठीक है, तो कह रहा ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए चलाया गया था, तो यूक्रेन के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की जो है ना यहाँ पे 68वीं होगा। ठीक है, 68वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। तो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की 68वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो भारत करेगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट है यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है, तो क्या हो जाएगा? भारत और जापान के बीच हुआ है। तो कह रहा है यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और जापान के बीच हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है जिमेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ होता है, तो भारत जापान के बीच होता है। जिमेक्स अभ्यास जो है किन दो देश के बीच होता है, तो भारत जापान के बीच होता है। नेक्स्ट है जिमेक्स नौसेना अभ्यास 2024 जो है ना कहाँ आयोजित किया गया था, तो प्रशांत महासागर में। तो कह रहा है जिमेक्स नौसेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो सऊदी अरब में। क्या होगा? सऊदी अरब। नेक्स्ट है शिक्षा सम्मेलन का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है, तो दुबई में। कहाँ किया गया है? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC में कितने देश शामिल है, तो कितना देश शामिल? टोटल 21 देश शामिल है। तो कह रहा है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC में कितने देश शामिल है, तो टोटल 21 देश शामिल है। नेक्स्ट है इजराइल के प्रधानमंत्री जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जो है ना जारी किया गया है, तो कौन प्रधानमंत्री थे? बेंजामिन नेतन्याहू। क्या होगा? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है अलक्सा मस्जिद जो है ना कहाँ अवस्थित है, इजराइल के जेरूशलेम में है। तो कह रहा है अलक्सा मस्जिद जो है ना कहाँ अवस्थित है, इजराइल के जेरूशलेम में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, द हेग नीदरलैंड में। कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना जो है ना कब और इसका मुख्यालय जो है ना कहाँ है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना कब हुआ था, 1967 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि आसियान में शामिल हुए कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 11 है। कितना? 11।
कह रहा आसियान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है? 11। और इस आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967 में जो है ना आसियान का स्थापना हुआ। और आसियान का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ कोस्ट जो है ना एशियन नेशन होता है, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्या होगा? संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का जो है ना प्रावधान किया गया है? क्या होगा? 84वां संविधान संशोधन 2001 में जो है ना इसके तहत जो है कुल सीटों में जो है 2026 तक कोई भी सीटों में क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है। तो कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि निर्माण पोर्टल का शुभारंभ जो है ना किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो कोयला मंत्रालय। क्या हुआ? कोयला मंत्रालय। तो कह रहा है निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगर यहाँ पूछेगा कि वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। कौन है? जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कह रहा है कि पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो पैरा शूटिंग है। कौन है? पैरा शूटिंग है। और इनका संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान के हैं। कहाँ है? राजस्थान के कोटा से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 16 महाजनपदों में ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे तक स्थित था, कौन था? तो असमक। क्या होगा? असमक। असमक की राजधानी कहाँ है? तो पोटली। तो कह रहा है कि 16 महाजनपदों में ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे तक स्थित है, कौन सा है? तो असमक है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था तथा युद्ध की जो है ना किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या का तत्कालीन कारण था। और एक किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? वर्साय की संधि के तहत जो है ना समाप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है किसी वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को जो है ना क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। तो किसी वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है? तो ओभा है। क्या है? ओभा। ओभा। नेक्स्ट है, एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो है ना पेश किया गया था? तो क्या होगा? पीवी नरसिम्हा राव। तो कह रहा है एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में पेश किया गया था? तो पीवी नरसिम्हा राव। और इसमें वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट है, पटचित्र एक प्रकार की चित्रकला है, इनका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध किस राज्य से? तो उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा। तो पटचित्र एक प्रकार की चित्रकला है, इसका संबंध किस राज्य से? तो उड़ीसा से है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने के कितने आधार है? कितना आधार है? तो 3 आधार है। कितना आधार है? 3। तो कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने के कितने आधार है? तो क्या हो जाएगा? 3 आधार है। और जो 3 आधार है ना कौन कौन है? जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, और क्या है? प्रति व्यक्ति आय। 3 आधार पे जो है ना मानव विकास सूचकांक जो है ना प्रकाशित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लाल सेना और चेका सेना का संबंध जो है ना किस क्रांति से है? तो रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो कह रहा है कि लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से है? तो रूसी क्रांति से है। और रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध को सुधारने और तथा राज्यों की स्वायत्ता संबंधी मांगों की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो क्या होगा? सरकारिया आयोग के द्वारा किया गया था। तो कह रहा है केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्ता संबंधी मांगों की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो सरकारिया आयोग के द्वारा की गई थी। और सरकारिया आयोग का जो गठन था कब किया गया था? 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो क्या होगा? अनुच्छेद 21 से है। किससे? अनुच्छेद 21 से है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो क्या होगा? आयरलैंड से लिया गया है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों की ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य जो है ना क्रमशः कौन है? तो यहाँ अगर पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता बोलेगा तो कौन सा राज्य में है? राजस्थान में है। और न्यूनतम पुरुष में बोलेगा तो कौन सा राज्य है? तो बिहार है। कहाँ है? बिहार। ठीक है, याद रखिएगा। न्यूनतम महिला में बोलेगा तो राजस्थान, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता में बोलेगा तो कौन सा है? बिहार है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में कौन जो है ना कौन कौन भाग लेता है? तो कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति द्वारा जो है ना दिया गया था? तो क्या होगा? एलएम सिंघवी समिति के द्वारा दिया गया था। तो कह रहा है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो एलएम सिंघवी समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है जिसे सिल्क सिटी कहा गया है? किसको कहते हैं? भागलपुर को। किसको बोलते हैं? भागलपुर को। नेक्स्ट है,
विशिष्टता द्वैतवाद का मत किस महान दार्शनिक द्वारा जो है ना दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया था। तो कह रहा है कि विशिष्टता द्वैतवाद का मत किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया था? तो रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है युविका। कह रहा है युविका युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया गया था? इसरो के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा चलाया गया था। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लासी का युद्ध। कह रहा है कि प्लासी का युद्ध बंगाल के किस जिले में और किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो था बंगाल के जो है ना नदिया जिला में लड़ा गया था और भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था, याद रखिएगा। तो प्लासी का युद्ध बंगाल के किस जिला में लड़ा गया था? तो नदिया जिला में लड़ा गया था। और किस नदी के तट पे लड़ा गया था? भागीरथी नदी के तट पे जो है लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों का जो है स्वतः निलंबन हो जाएगा? क्या होगा? अनुच्छेद 358 के तहत। तो कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाएगा? अनुच्छेद 358। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर किन धातुओं के योग से जो है ना बनता है? तो क्या होगा? कॉपर, जिंक और क्या है? निकेल से बनता है। तो जर्मन सिल्वर किन धातुओं के योग से बनता है? कॉपर, निकेल और जिंक। नेक्स्ट देखिए यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और स्टैटिक्स जीके है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का जो है ना विस्तार था? बताइए क्या होगा? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था? तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तृतीय कर्नाटक युद्ध। क्या होगा? तृतीय कर्नाटक युद्ध, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है 1756 ईस्वी में। कह रहा है 1756 ईस्वी में बंगाल नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला बना। कौन बना? सिराजुद्दौला बना। तो कह रहा है 1756 ईस्वी में बंगाल नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला बना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको, कह रहा है निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का वेसिनटाट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दिया था? तो कौन था? मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का वेसिनटाट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दिया? तो मीर कासिम। कौन दिया था? मीर कासिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है किस विदेशी यात्री ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? कौन किया था? विक्टर जाकमा किया था। कौन किया था? विक्टर जाकमा। तो कह रहा है किस विदेशी यात्री ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? तो विक्टर जाकमा किया था। नेक्स्ट है भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशियों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? कौन था? टीपू सुल्तान। तो कह रहा है भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडुगुल मैसूर में एक आधुनिक सत्रागार की जो है ना स्थापना की थी? कौन किया था? हैदर अली किया था। कौन किया था? हैदर अली। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडुगुल मैसूर में एक आधुनिक सत्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में जो है ना घटित हुआ था? किस शासनकाल में हुआ था? सिराजुद्दौला के शासनकाल में जो है ना घटित हुआ था। और ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? तो 20 जून 1756 को हुआ था, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि ब्लैक होल की घटना के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला के काल में जो है ना घटना हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? तो 20 जून 1756 को हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ और किस संधि के तहत जो है ना समाप्त हुआ? तो क्या 1792 के तहत हुआ था और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो 1792 में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो है ना समाप्त हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच हुआ था और ये जो है ना मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। अगर दूसरा का बात करें कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच हुआ था और मंगलौर की संधि के तहत दूसरा जो है ना आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। अगर तीसरा का बात करें तो हो ही गया 1792 में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और चौथा जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है चट्टानों के विकास को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हो जाएगा आर्कियन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो धारवार हो जाएगा, उसके बाद कुडप्पा हो जाएगा, उसके बाद बिंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ है? तो क्रिटेशियस युग में हुआ है। किसमें? क्रिटेशियस युग में। तो कह रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ है?
तो क्रिटेशियस युग में हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। तो कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। नेक्स्ट है पैंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच की जलराशि को जो है ना क्या कहा जा गया है? तो क्या टेथिस सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेथिस सागर। तो कह रहा है पैंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच की जलराशि को क्या कहा गया है? तो टेथिस सागर कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न चट्टान है? तो क्या होगा? धारवाड़ क्रम का चट्टान। तो कह रहा है कि कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न चट्टान है? तो धारवाड़ की क्रम की चट्टान है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है ना किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। तो कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा। कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होने पर जो है ना किस चट्टान का निर्माण होता है? तो क्या होगा? अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। यहाँ पे निकले होगा। तो कह रहा है ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होने पर किस चट्टान का निर्माण होता है? तो अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान जो है ना, यहाँ पूछा है कि भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम मतलब नया चट्टान जो है ना कौन सी है? तो नवीनतम बोलेगा तो क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ पे अगर पुरानी बोलेगा ना, पुरानी बोलेगा आर्किन क्रम की चट्टान हो जाएगा। पुरानी चट्टान मतलब बोलेगा तो आर्किन क्रम की चट्टान हो जाएगा। और नवीनतम बोलेगा तो गोंडवाना क्रम की चट्टान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारत में कोयला उत्खनन करने वाला भूमिकीय शैल समूह किस नाम से जाना जाता है? तो क्या होगा? गोंडवाना क्रम। तो कह रहा है कि भारत में कोयला उत्खनन करने वाले भूमिकीय शैल समूह किस नाम से जाना जाता है? तो गोंडवाना क्रम। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, क्या हो जाएगा? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो पहले क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। इसके बाद भूटान हो जाएगा कितना? 699 किलोमीटर। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन होगा? तो म्यांमार हो जाएगा 1643 किलोमीटर। उसके बाद हो जाएगा नेपाल 1751 किलोमीटर। उसके बाद हो जाएगा पाकिस्तान कितना हो जाएगा? 3323 किलोमीटर। और उसके बाद हो जाएगा चीन का कितना हो जाएगा? 3488 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा किसका है? बांग्लादेश का कितना है? 4096 किलोमीटर। ठीक है। तो अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन का नाम था, क्या था? तो काउंसिल ऑफ स्टेट था। क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। तो कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट कह रहा है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या में कितने सदस्य निर्वाचित जो है ना होने का प्रावधान किया गया है? तो निर्वाचित कितना होता है? 101 होता है। अगर यहाँ पे मनोनीत बोलेगा तो कितना होता है? 44 होता है। ठीक है। टोटल अगर सदन का बात करें केंद्रीय विधानसभा में टोटल सदन कितना होता है? 145 होता है, जिसमें 101 निर्वाचित होता है और 44 जो होता है मनोनीत होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है अधोलिखित घटनाओं का सही क्रम में जो है ना चुनिए। अगर आप पूछे अगस्त घोषणा कब हुआ था? तो अगस्त घोषणा अगस्त 1917 में हुआ था। और इसमें किसके द्वारा किया गया था अगस्त घोषणा? मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। और नेक्स्ट है मैकडोनाल्ड अवार्ड, ये कब हुआ था? अगस्त 1932 में हुआ था। और ये जो घोषणा है ना रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव, ये कब हुआ था? अगस्त 1940 में हुआ था। और इसमें कौन था? लिन लिथुको के द्वारा किया गया था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, लाया गया था। और नेक्स्ट है बेबल योजना, ये कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और इसमें जो था ना वो लॉर्ड बेबल था। कौन था? लॉर्ड बेबल योजना लाया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो अगस्त घोषणा 1917, अगस्त 1917, मैकडोनाल्ड अवार्ड बोलेगा तो अगस्त 1932, अगस्त प्रस्ताव बोलेगा तो अगस्त 1940, अब बेबल योजना बोलेगा 1945 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को पारित किया गया था। तो कह रहा है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को पारित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो क्या हो जाएगा? 1919 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। तो कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की
विधायिका में शामिल कौन है? तो केंद्रीय विधानसभा होता है और कौन होता है? राज्य परिषद होता है। अब जो वर्तमान में यही नाम क्या हो गया? ये केंद्रीय विधानसभा लोकसभा हो गया और राज्य परिषद क्या होगा? विधान परिषद हो गया। ठीक है, सॉरी राज्य परिषद हो गया। ठीक है, याद रखिए, मतलब ये जो है लोकसभा हो गया और ये जो है ना राज्यसभा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है केंद्रीय विधानसभा और कौन शामिल है? राज्य परिषद शामिल है। लेकिन अब जो यही हो गया ना, केंद्रीय विधानसभा अब लोकसभा कहलाता है और जो परिषद है वो राज्यसभा कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन क्लास है ना, अगर ज़्यादा लॉन्ग जाएगा तो आप ही बोलिएगा इतना लंबे में करवाते हैं, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। नेक्स्ट है महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था? तो क्या होगा? 1919 का अधिनियम था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत दिया गया था। और कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार चुनाव में महिला का मतदान की थी, पहली बार कब किया था? तो 1926 में किया था। कब किया था? 1926 में पहली बार जो है ना महिला मतदान किया था, महिला ने मतदान किया था केंद्रीय विधानसभा चुनाव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन के तहत जो है ना विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? तो क्या होगा? 1909 का अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। क्या होगा? 1919 का अधिनियम। तो कह रहा है कि किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो 1919 का अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया था? तो क्या हो जाएगा? 1909 का अधिनियम। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया था? तो 1909 का अधिनियम। नेक्स्ट है प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन जो है ना गठित की गई थी? तो 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन गठित की गई थी? 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो कह रहा है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो क्या होगा? रॉलेट एक्ट 1919 के तहत। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय में ही किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 के तहत दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? क्या हुआ? सर जॉन साइमन ने किया था। तो कह रहा है कि भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने किया था? तो सर जॉन साइमन ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो क्या हो जाएगा? 1935 के अधिनियम के तहत। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो क्या हो जाएगा? 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया है। तो कह रहा है औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया है। नेक्स्ट है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जो है ना जानी गई? तो माउंटबेटन योजना। क्या होगा? माउंटबेटन योजना। तो कह रहा है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है कह रहा है भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला था? तो क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1947 को। तो कह रहा है भारत को अधिकार क्षेत्र मतलब जो है ना डोमिनियन स्टेट का जो है किस तारीख को मिला था? तो कह रहा है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा मतलब डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था? तो 15 अगस्त 1947 को मिला था। नेक्स्ट है यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित साइट धरोहर कौन सी है? तो कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा। नेक्स्ट है यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी है जिन्हें सन 1983 में जो है ना शामिल किया गया है? तो ताजमहल भी है, आगरा किला भी है और अजंता का जो है ना किला भी, ये सभी को जो है ना 1983 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है यूनेस्को में शामिल भारत की कुल कितनी साइटें हैं? तो कितना है? 43 है। और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो किस देश में है? तो इटली में है। कितना? लगभग 60 है। ठीक है।
एक देखिए यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 39वीं धरोहर कौन सी है, तो रामप्पा मंदिर है। कहाँ है, तेलंगाना में। ठीक है, 39वीं धरोहर कौन सी है, तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। और नेक्स्ट है 40वीं धरोहर कौन सी है, धौलावीरा है। कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट है 41वीं धरोहर कौन सी है, शांति निकेतन है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है 42वीं धरोहर कौन सी है, तो होयसल मंदिर है। कहाँ, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है 43वीं धरोहर कौन सी है, तो मोइदम है। कहाँ, असम में। तो 39वीं बोलेगा तो रामप्पा मंदिर, 40वीं बोलेगा तो धौलावीरा, 41वीं बोलेगा तो शांति निकेतन, और 42वीं बोलेगा तो कौन होगा, होयसल मंदिर, और 43वीं बोलेगा तो कौन हो जाएगा, मोइदम हो जाएगा। तो ये था सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 खत्म हो गया, और जो 3 और 4 बचा हो उसको भी हम करवा देंगे। बाकी इसका पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है ना विथ आंसर के साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे एक का भी दिए हैं, 2 का भी दिए हैं, और सारा जो होमवर्क है ना, होमवर्क टॉपिक सारा टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्लास जो है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास को हर ग्रुप में शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।